इस कहानी के पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पे विज़िट करके सुन सकते हैं। देवांशी तुरंत अपने शरीर को अपने हाथों से ढकने की नाकाम कोशिश करती है। देवांशी अपना मासूम सा शक्ल बनाते हुए अभीर को देखती है। आप प्लीज़ बाहर जाइए ना, कहते हुए देवांशी के चेहरे के एक्सप्रेशन रोने वाले हो गए थे। लेकिन अभीर तो जैसे ही देवांशी को परेशान करने की मूड में था। अभीर देवांशी को उसकी कमर से पकड़ अपने से चिपकाते हुए कहता है, लेकिन तुम छिपाने की क्या कोशिश कर रही हो? मैं ये सब पहले ही देख और महसूस कर चुका हूँ। देवांशी, जो अभीर के खींचने पर पहले ही शौक थी, उसकी इतनी बेशर्मी भरी बातें सुनकर उसका मुंह अब पूरी तरह लाल हो गया था। देवांशी अभीर को धक्का देते हुए अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती है, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे शर्म आ रही है। लेकिन अभीर देवांशी के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत करते हुए कहता है, मैं क्या कहता हूँ, क्यों ना आज तुम्हारी फिजिकल ट्रेनिंग को छोड़कर मैं तुम्हें बेड एक्सरसाइज के कुछ और नए लेसन सिखाऊं। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? कहते हुए अबीर देवांशी के बालों को उसके कान के पीछे करता है, जो भीगने की वजह से देवांशी के चेहरे से चिपक गए थे। देवांशी जल्दी से अपना सर ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं फिजिकल ट्रेनिंग ही कर लूँगी, मुझे नहीं सीखनी कोई भी बेड एक्सरसाइज, आप प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अब अबीर भी देवांशी को ज़्यादा परेशान नहीं करता और देवांशी के होठों पर एक लाइट किस करके बाथरूम से बाहर निकल जाता है। अबीर के बाहर निकलते ही देवांशी जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देती है। अबीर के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल तैर जाती है। 15 मिनट बाद देवांशी तैयार होकर एक पिंक कलर का ट्रैक सूट पहनकर बाहर आती है। उसने बालों की एक हाइप निकल बनाई थी और पैरों में वाइट स्लीपर। देवांशी एक नज़र पूरे रूम को देखती है, लेकिन अभीर रूम में नहीं था। अभीर पहले ही अपनी जिम के लिए जा चुका था। देवांशी भी अब वहाँ से सीधा नीचे गार्डन में आती है, जहाँ पर शंकर, गौरी, मिहिर, रियांश, रुद्र और आयशा भी मौजूद थे। मिहिर चिढ़ते हुए शंकर को घूर कर कहता है, ट्रेनिंग की बात तो सिर्फ भाभी, गौरी और आयशा की हुई थी, तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें तो आराम से सोने दो, शंकर उन्हें घूरते हुए कहता है। अभीर ने कहा है तुम सब बहुत आलसी हो गए हो, तो इसीलिए तुम्हारी भी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। देखो तुम सभी का पेट बाहर निकलने को आया है। रुद्र और चिढ़ते हुए कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, हमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल फिट और फाइन हैं, तो हम वापस सोने जा रहे हैं। शंकर अपनी शांत आवाज में कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाद में जब अभीर को पता चलेगा तुम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, तो तुम्हारे साथ क्या करेगा ये बात तुम अच्छे से जानते हो। अब ना चाहते हुए भी सभी को ट्रेनिंग के लिए हाँ करनी पड़ती है। शंकर सभी को देखते हुए कहता है, हम आज की ट्रेनिंग की शुरुआत रनिंग से करेंगे। गर्ल्स गार्डन के 5 चक्कर लगाएंगी, वही बॉयज गार्डन के 10 चक्कर। शंकर की बात सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उपवाही बिला का गार्डन बहुत बड़ा था और उस गार्डन के 5 चक्कर लगाने के नाम से ही दिवांशी और गौरी को चक्कर आ रहे थे। गौरी अपने मन में ही सोचती है, ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं। बताओ भला गार्डन के 5 चक्कर हम कैसे लगाएंगे? वही दीवानसी तो अपने मन में अभीर को कोस रही थी। अब कितने बुरे हैं भला, अब हम नन्ही सी जान इतने बड़े गार्डन के 5 चक्कर कैसे लगाएंगे? हम पक्का आपसे बात नहीं करने वाले हैं, कहते हुए दीवानसी ने अपना मुंह फुला लिया था। ऐसा शंकर को देखते हुए कहती है, शंकर मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तुम भला मुझे मासूम पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? मुझे तो जाने दो। लेकिन सब शंकर अपने सर को ना में हिला देता है। अब सभी मिलकर एक साथ भागना शुरू करते हैं। दिवांशी, गौरी और आयशा तो अपने 5 चक्कर कंप्लीट करने के बाद गार्डन में फर्श पर बैठे गहरी गहरी सांस ले रहे थे। रियांश, मिहिर और रुद्र अभी भी गार्डन के चक्कर लगा रहे थे। अपनी रनिंग कंप्लीट करने के बाद वो भी आकर दिवांशी और बाकी सभी के साथ गार्डन में बैठ जाते हैं। शंकर एक गार्ड को उन सभी को पानी की बोतल देने का इशारा करता है। वो सभी पानी लेकर जल्दी जल्दी पीने लगते हैं। सभी की 5 मिनट आराम करने के बाद शंकर कहता है, चलो अब तुम्हारे आगे के वर्कआउट के लिए चलते हैं। शंकर की बात सुन दिवांशी और बाकी सभी एक साथ कहते, क्या ये जो हमने अभी अभी गार्डन के चक्कर लगाए ये कम थे जो तुम हमसे और ट्रेनिंग करवाने वाले हो? शंकर स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, ये तो सिर्फ वार्म अप है, तुम्हारी असली ट्रेनिंग तो अब स्टार्ट होगी। शंकर की बात सुन सभी एक साथ चिल्ला पड़ते हैं। अब सभी वापस विला के अंदर बने जिम में जाने लगते हैं। गौरी सभी में सबसे पीछे चल रही थी। बाकी सभी तो विला में एंटर हो चुके थे। गौरी जैसे ही उनके घर में एंटर करती उससे पहले ही एक हाथ आगे बढ़कर गौरी को खींचकर वही दीवार के पास लगा देता है। बाकी सभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देते कि गौरी उनके साथ नहीं है। ये कोई और नहीं शंकर था जिसने गौरी को पकड़ा था। शंकर गौरी को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब करता है। शंकर को यूं अचानक अपने सामने देख गौरी की तो सांसें ही रुकने लगी थी। गौरी अपने आप को शंकर से छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। गौरी डरते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन शंकर गौरी पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर
गौरी की आंखों में देखते हुए कहता है, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो तुम क्या करोगी? गौरी डरते हुए कहती है, अगर आपने हमें नहीं छोड़ा तो हम रियांश भाई से आपकी शिकायत करेंगे। फिर वो क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है जो तुम्हें मैं की जगह हम कहती हो? शंकर गौरी की बात को काटते हुए पूछता है। गौरी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, नहीं, वो तो हमें बचपन से आदत है, इसलिए हम मैं की जगह पर हम बोलते हैं। प्लीज अब तो हमें जाने दीजिए, हमें दर्द हो रहा है। शंकर चेहरे पर खतरनाक स्माइल के साथ कहता है, बेबी गर्ल, लगता है तुम भूल गई हो, तुमने मुझे शंकर को थप्पड़ मारा था और आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई वो मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो सोचो तुमने, लेकिन परचो दादी तो आपको मार रही थी। शंकर को बीच में रोकते हुए गौरी अपने ब्लैंक चेहरे के साथ सवाल करती है। शंकर गौरी को घूरते हुए कहता है, दादी की बात अलग है और जब सामने वाला बात कर रहा हो तो उससे टोका नहीं करते, तो अगली बार बीच में। लेकिन थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे टोका था। गौरी वापस शंकर की बात को काटते हुए कहती है। गौरी की बार बार उसकी बात को बीच में काटने की वजह से अब शंकर चिढ़ गया था। शंकर हल्का गुस्से में गौरी को मुंह को दबाते हुए, अपना ये छोटा सा मुंह बंद रखो और खबरदार जो दोबारा मेरी बात को बीच में काटने की कोशिश की। हाँ, तो मैं कहा था कि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। अब शंकर की बातें गौरी को और ज्यादा डरा रही थी। गौरी डरते हुए कहती है, हम उस थप्पड़ के लिए माफी मांगना चाहते हैं। और हमने आपने हमें किस किया तो हमने गलती से आपको थप्पड़ मार दिया। शंकर गौरी के होठों पर अपनी उंगली रख कहता है, बेबी गर्ल, ये आखिरी बार था, अब मुझे टोकने की गलती मत करना। तो मैं कहा था, हाँ, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा है। और क्या है, मेरा दिल तुम्हारी इस अदा पर तुम पर फिदा हो गया है। और क्या है, तुम औरों से अलग हो, तो इसीलिए आज और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई? शंकर गौरी के होठों को हल्का सा अपने होठों से छू कर गौरी से अलग हो जाता है। गौरी तो शंकर की बातों से पूरी तरह शॉक हो गई थी। उसे लगा था शंकर उसे थप्पड़ मारने का बदला लेगा, लेकिन शंकर तो उसका बिल्कुल उल्टा, उसे प्यार हो गया था, गौरी से प्यार हो गया था। शंकर चाहते हुए कि बिना मुड़े गौरी से कहता है, और हाँ, अब से हर लड़के से दूर रहना, चाहे वो तुम्हारा रियांश भाई ही क्यों ना हो, मेरी जंगली बिल्ली। शंकर की बातों से गौरी की बॉडी में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। गौरी अब ज्यादा देर वहां नहीं रुकती, वो जल्दी से वहां से भागकर सीधा दीवानसी और बाकी सभी के पास आती है। गौरी की इतनी देर से आने पर दीवानसी पूछती है, गौरी तुम कहाँ रह गई थी, तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? गौरी झूठ बोलते हुए कहती है, वो दीवानसी, हमें कुछ काम था इसलिए हमें आने में देर हो गई। दीवानसी भी गौरी से अब ज्यादा सवाल नहीं करती, वो सभी अपनी अपनी वर्कआउट करने लगते हैं। इस बीच जिम में मौजूद शंकर गौरी की हर एक्टिविटी को देख रहा था। घंटे बाद सभी घर के लिविंग हॉल में सोफे पर अधमरे हालत में बैठे हुए थे। तभी मेन डोर से दादाजी और दादी एंटर करते हैं। किसी की ऐसी हालत देख दादी चिंता करते हुए पूछती है, अरे तुम सबको क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो जैसे पहाड़ तोड़ कर आए हो? अरियान सोफे पर लेटे हुए कहता है, सही कहा दादी, हम आज पहाड़ तोड़ कर ही आ रहे हैं। क्या पहाड़ तोड़ कर आ रहे हो, ऐसा भी क्या कर दिया तुम लोगों ने? दादाजी अपनी भारी आवाज में पूछते हैं। रुद्र कहता है, दादाजी वो सब आपके उन दोनों प्यारे पोते अभीर और शंकर का भाई का किया धरा है। वो दोनों हमसे सुबह से 4 बजे से मेहनत करवा रहे हैं, इसीलिए हमारी हालत ऐसी हो गई है। दादी हंसते हुए कहती है, अच्छा है, वैसे भी तुम लोग बहुत आलसी हो रहे थे। दिवांशी और गौरी अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर दादी को देखती हैं। उनके मासूम चेहरे को देख दादी भी पिघल जाती है। दादी गुस्से से कहती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो, शंकर और अभीर को मैं देख लूंगी। बताओ, मेरे बच्चों को कितना परेशान किया है, देखो कितनी थक गई है बेचारी। अब जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ और उसके बाद सभी मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलो। सभी अपना सर हाँ में हिलाकर अपने अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। दिवांशी जैसे ही रूम में आती है, अभी पहले से ही रूम में मौजूद था। वो सोफे पर बैठकर अपना कुछ जरूरी काम कर रहा था। अभीर को देख पहले तो दिवांशी का मुंह बन जाता है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर सीधा बाथरूम में चली जाती है। अभीर जिसे दिवांशी के रूम में एंटर होते ही मालूम चल गया था, उसे अपने आप को इस तरह इग्नोर करता जाता देख अभीर गुस्से से दिवांशी को घूरने लगता है। लेकिन अब तक दिवांशी बाथरूम में जा चुकी थी। 15 मिनट बाद दिवांशी फ्रेश होकर बाहर आती है, लेकिन वो अभी भी अभीर की तरफ ना देखते हुए मिरर के सामने जाकर अपने बालों को बनाने लगती है। अभीर जो इतने समय से दिवांशी की हरकतों को देख रहा था, वो अब अपनी जगह से खड़ा होता है। दिवांशी अपने बालों को बनाने में इतनी फोकस थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अभीर कब उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। दिवांशी की नजर जैसे ही मिरर से होते हुए अभीर पर जाती है, वो कुछ पल तो अभीर के चेहरे को ही देखती रह जाती है, लेकिन दिवांशी जल्दी ही अपनी नजरें फेर लेती है। वो अभीर को इग्नोर करते हुए उसके साइड से जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभीर दीवान एक हाथ पकड़
उसे अपने करीब खींच अपने सीने से चिपका लेता है। एक 5 स्टार होटल के आगे एक लग्ज़री कार आकर रुकती है। आस-पास सभी लोग उस कार को ही देखने लगते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ़ में इतनी महँगी कार पहले नहीं देखी थी। उस कार का गेट खुलता है और उसमें से मिहिर स्टाइल मारता हुआ बाहर आता है। मिहिर एक नज़र बाहर खड़े सभी लोगों को देखता है, फिर वो वहाँ से सीधा होटल के अंदर पहले से ही बुक प्राइवेट रूम में चला जाता है। मिहिर जब रूम में एंटर करता है तो उसे वहाँ पहले से ही चेयर पर बैठी एक लड़की दिखाई देती है, जिसकी बैक मिहिर की तरफ थे। उस लड़की ने एक ग्रीन कलर का फ्रॉकदार सूट पहना था। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उस लड़की की बैक को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो लड़की कितनी सुंदर है। मिहिर उस लड़की की चेयर से थोड़ी दूरी पर खड़ा उस लड़की को ही देख रहा था। कुछ देर यूं ही उसे देखने के बाद मिहिर चलता हुआ उस लड़की के नज़दीक आता है। मिहिर लड़की के सामने रखी चेयर पर बैठते हुए हाय, लेकिन आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं, क्योंकि सामने बैठी लड़की कोई और नहीं, महक थी। महक को इस तरह इंडियन रिचुअल में देख एक पल के लिए तो मिहिर की नज़रें भी उस पर ही टिक जाती है। आज महक बिना किसी मेकअप के भी कितनी ब्यूटीफुल लग रही थी, लेकिन मिहिर जल्दी अपने सेंस में वापस आ जाता है। महक भी मिहिर को देख उतना ही हैरान थी जितना हम मिहिर। मिहिर और महक एक साथ अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं, तुम। मिहिर हल्के गुस्से में कहता है, तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। महक भी गुस्से में कहते हैं, मिस्टर मिहिर बजाज, ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। महक की आवाज़ में आज कुछ अलग था जिसे मिहिर भी महसूस कर सकता था, और शायद ये मिहिर की वजह से ही था। मिहिर की कहे उन कुछ शब्दों का जिनका इफेक्ट महक पर कितना बड़ा हुआ था, इस बात का अंदाजा अभी मिहिर को नहीं था। मिहिर भी गुस्से से कहता है, अच्छा तो फिर तुम यहाँ इस रूम में क्या कर रही हो, और मैं तुम्हें इस बात का जवाब क्यों दूँ? बल्कि तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मैं तुम्हें इस बात का जवाब क्यों दूँ? बल्कि तुम मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महक भी और ज़्यादा गुस्से में जवाब देती है, मैं यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ, और मैं भी यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। मिहिर और महक एक साथ दूसरे के चेहरे को देखते हुए, लेकिन जैसे उन्हें समझ आता है वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, इसका मतलब तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो। दोनों एक साथ वापस चिल्लाते हैं, नो। तभी उनके रूम का दरवाज़ा नॉक होता है। महक और मिहिर हल्के गुस्से में कहते हैं, कम इन। रूम का दरवाज़ा ओपन होता है और होटल का मैनेजर एक वेटर के साथ रेड रोज़ के बुके और रेड वाइन की बोतल लिए रूम में एंटर करता है। मैनेजर अपना सर झुकाकर बहुत ही पोलाइट तरीके से उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, मैम सर, ये हमारे होटल की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। ये हमारे होटल की सबसे महंगी वाइन है। साथ ही हमारी विश है कि आपकी डेट सक्सेसफुल हो और आप दोनों एक परफेक्ट कपल बने। अपनी बात खत्म करते ही मैनेजर को महसूस होता है जैसे रूम का माहौल कुछ ठंडा हो रहा है। वो अपना सर ऊपर उठाकर देखता है तो मिहिर और महक गुस्से से उसे ही घूर रहे थे। वो दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं, गेट लॉस्ट। दोनों का इतना गुस्सा और रूम का माहौल देखकर मैनेजर भी समझ जाता है कुछ गड़बड़ है। वो भी रूम से जाने में ही अपनी भलाई समझता है। मैनेजर वो वेटर तुरंत ही उस रूम से अपने सर पर पैर रखकर भाग जाते हैं। मैनेजर के जाने के बाद मिहिर महक की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तो ये भी तुम्हारी ही ट्रिक है मुझे कन्विंस करने की। महक अपना मुंह बनाते हुए कहती है, मिस्टर बजाज, ज़्यादा हवा में मत उड़ो तुम। और मैंने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे तो मालूम भी नहीं ये लोग फूल लेकर क्यों आए थे। थोड़ी देर रुककर महक कहती है, इनफैक्ट आखिर मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन दे क्यों रही हूँ। महक भी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। महक कहती है, ये तुम्हारी गलत फहमी है। जो तुम्हें लगता है कि मैं ये तुम्हारे लिए आई हूँ, मगर मुझे मालूम होता तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो तो मैं कभी यहाँ नहीं आती, और मैं अभी जा रही हूँ। महक गुस्से में महक को घूर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। महक पीछे से ही कहता है, तुम्हारा इस सब से मतलब क्या है। महक बिना पीछे पलटे ही कहती है, मतलब साफ है, मैं ये ब्लाइंड डेट अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती। कहते हुए महक रूम से बाहर निकल जाती है और पीछे छोड़ जाती है गुस्से में लाल महक को। महक होटल से बाहर निकल पार्किंग एरिया में से अपनी कार निकाल सीधा ही अपने घर चली जाती है। महक अपने घर पहुंच अपनी गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करके घर के भीतर जाने लगती है। तभी महक की मॉम जो किचन से बाहर आ रही थी, महक को इतने गुस्से में भीतर आता हुआ देख वो पूछती है, महक बेटा क्या हुआ, और तेरा चेहरा इतना गुस्से में क्यों है, क्या कुछ हुआ है? तू तो डेट पर गई थी ना, क्या तेरी डेट अच्छी नहीं गई? क्या तेरी किसी के साथ झगड़ा हुआ है? अपनी मॉम के साथ इतने सारे सवाल सुन महक उन्हें शांत करते हुए कहती है, मॉम पहले आप शांत हो जाइए, और कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महक की माँ गहरी सांस लेकर महक से कहती है, अच्छा ठीक है, तो चल ये बता तेरी डेट कैसी गई, तुझे लड़का तो पसंद आया होगा ना। महक बुरा सा मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया।
महक का जवाब सुन महक की मॉम शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, क्या? लेकिन तुझे मिहिर बजाज पसंद था ना? अपनी मॉम की बात सुन महक के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वो अपनी मॉम को घूरते हुए कहती है, मॉम आपको कैसे पता वो मिहिर बजाज है? मैंने जब कल आपसे पूछा था तब तो आप मना कर रही थी कि आप नहीं जानती लड़का कौन है। महक की मॉम एक स्माइल के साथ कहती है, वो तो मैं तुझे सरप्राइज देना चाहती थी। मुझे मालूम है तू मिहिर को पसंद करती है, इसीलिए ही तो मैंने तेरे डैड से कहकर ये ब्लाइंड डेट अरेंज करवाई थी। महक कुछ सोचते हुए अपनी मॉम से पूछती है, और डैड इसके लिए माने कैसे? वो तो सिंपल है, मिहिर इतना सक्सेसफुल है और साथ ही उसके डैड भी एक बड़े बिजनेसमैन है, तो इसमें तेरे डैड को भी अपने बिजनेस में फ़ायदा होता है, इसलिए वो मान गए। महक की मॉम एक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा चल तू वो सब छोड़, तू मुझे ये बता तेरी डेट कैसी गई? क्या कुछ बात बनी? महक की मॉम सवाल करती है। महक गहरी सांस लेकर, मॉम आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे वो मेहर बजाज पसंद नहीं है, इसीलिए आप उन्हें मना कर दीजिए। क्या? लेकिन क्यों? कुछ दिन पहले तक तो तू उसके पीछे पागल थी, अब क्या हो गया? महक की मॉम शॉक एक्सप्रेशन के साथ सवाल करती है, लेकिन महक अपनी मॉम के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। तो महक की मॉम भी समझ जाती है कि वो कोई जवाब नहीं देना चाहती, इसीलिए वो भी अब महक से कोई सवाल नहीं करती। अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपने कमरे में आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए लंच भिजवाती हूँ। महक की मॉम बात को बदलते हुए कहती है। महक अपने सर को हाँ में हिलाते हुए सीढ़ियों से होते हुए सेकेंड फ्लोर पर बने अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ मिहिर की कार बजाज रेसिडेंस के बाहर आकर रुकती है। मिहिर गुस्से में अपनी कार से बाहर निकल घर के अंदर जाने लगता है। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जो लड़की कुछ दिन पहले तक उसके आगे पीछे घूमती थी, वो अब उससे एटीट्यूड दिखा रही है। मिहिर जैसे ही घर में एंटर करता है, मिहिर की मॉम मिसेस बजाज लिविंग हॉल में ही सोफे पर बैठे हुए उसका ही इंतजार कर रही थी। मिहिर को आते देख वो गुस्से से मिहिर को घूरने लगती है। अपनी मॉम को इस तरह घूरने पर मिहिर भी समझ जाता है कि मॉम आज बहुत गुस्से में है। मिसेस बजाज गुस्से में कहती है, इस बार आपने क्या किया है? हमने आपके लिए जो ब्लाइंड डेट अरेंज की थी उसमें आपने क्या किया? अभी अभी उनका कॉल आया है और उन्होंने तो साफ मना कर दिया। क्या महक ने मना कर दिया है? मिहिर अपने मन में सोचता है। साथ ही मिहिर का जो गुस्सा अपने अंदर दबा रखा था वो अब और ज़्यादा बढ़ रहा था। महक का उसे रिजेक्ट करना मिहिर के ईगो को हर्ट कर रहा था। जो लड़की 4 दिन पहले उससे बात करने के लिए भी कितना कुछ करती थी, उस लड़की ने आज उसे 2 बार रिजेक्ट कर दिया था। मिहिर अपनी मॉम से सवाल करता है, मॉम सच में महक ने आपको कॉल करके कहा कि वो इस डेट को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहती? हाँ, साथ ही महक की मॉम ने ये भी कहा कि उनकी बेटी तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब तो मुझे ये बता कि आखिर तूने ऐसा किया क्या? पता नहीं इस जन्म में कभी तेरी बीवी को देख भी पाऊँगी या नहीं, कभी मुझे मेरे पोते-पोतियों की शक्ल देखने को मिलेगी भी या नहीं। अपनी मॉम को आपस से ड्रामा करते देख मिहिर परेशान होकर कहता है, मॉम प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगी? मिसेस बजाज अपना मुँह बनाते हुए कहती है, तू चुप कर। अब तो इतना बड़ा हो गया है, जो तू मुझे बताएगा मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अब मुझे वापस तेरे लिए लड़की ढूँढनी होगी। मिहिर अपनी मॉम की बात सुन परेशान हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मिहिर अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मॉम आपको अब मेरे लिए कोई भी लड़की ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में कोई तुझे पसंद आ गई है? तू बता, मैं आज ही उनके घर जाकर रिश्ते की बात करती हूँ। मिसेस बजाज एक्साइटमेंट में सवाल करती है, नहीं मॉम मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मेरी गर्लफ्रेंड महक ही बनेगी। कहते हुए मिहिर की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो कुछ तो खतरनाक करने का प्लान बना रहा था। मिहिर की मॉम तो उसकी बात सुनकर ही खुश थी, जिस कारण उन्होंने मिहिर की एक्सप्रेशन को ही नहीं देखा। मिहिर अपने मन में ही कहता है, मिस महक मुझे रिजेक्ट करके तुमने मेरे मिहिर बजाज की ईगो को हर्ट किया है और तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती की है, जिसका बदला तो मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। मिहिर अब वहाँ से सीधा अपने रूम में चला जाता है। अभीर का कमरा। देवांशी अपने आप को अभीर की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर पा रही थी। देवांशी को इतनी ज़्यादा मशक्कत करता देख अभीर उसे और टाइट पकड़ते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, ये सब क्या है? अभीर की इतनी भारी आवाज़ सुन देवांशी की हालत ख़राब हो जाती है। देवांशी इकलाते हुए कहती है, क्या? मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, आप मुझे जाने दीजिए ना। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? अभीर देवांशी की आंखों में देखते हुए सवाल करता है, मैं कहाँ आपको इग्नोर कर रही हूँ, प्लीज़ छोड़िए, मुझे दादी के पास जाना है, चुपचाप यहीं खड़ी रहो और हिलना बंद करो। अभीर के चिल्लाने पर देवांशी हिलना बंद करके अभीर की आंखों में देखती है। अब बताओ कि क्या हुआ है, इस तरह बिहेव क्यों कर रही हो? अभीर के पूछने पर देवांशी ने जो गुस्सा अपने अंदर दबा रखा था अब वो फूट पड़ता है। देवांशी गुस्से में कहती है, तो
आप क्या चाहते हैं? एक तो सुबह-सुबह मुझसे इतनी मेहनत करवाई, आपको मालूम है मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और अब आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है? छोड़िए मुझे, आपसे अब कोई बात नहीं करनी। देवांशी की शिकायत से नबील के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तो ये बात है, तुम इसीलिए नाराज़ हो क्योंकि तुम्हें सुबह-सुबह ट्रेनिंग करनी पड़ी। लेकिन देवांशी अपना मुँह फुलाए हुए अबीर के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। देवांशी के फूले हुए गालों को देखकर अबीर का मन देवांशी के गालों को पिंच करने का करता है। रैबिट ये सब तुम्हारे लिए है, तुम्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन सको। तो अपनी ये शिकायत करना बंद करो। अच्छा चलो तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए क्यों ना मैं तुम्हें एक और लेसन दूँ। कहते हुए अबीर देवांशी के गालों पर एक बाइट कर लेता है। अबीर की बाइट करते ही देवांशी की एक हल्की चीख निकल जाती है। देवांशी अपने गाल को सहलाते हुए कहती है, आपने मुझे काटा क्यों? आपको भूख लगी है तो आप खाना खाइए ना, मुझे क्यों खा रहे हैं? देवांशी की इतनी इनोसेंस भरी बात सुनकर अबीर के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है। अबीर देवांशी के गालों को सहलाते हुए कहता है, मन तो मेरा तुम्हें ही खाने को कर रहा है, लेकिन छोड़ो, तुम्हें मैं किसी और दिन खाऊँगा। वैसे जो मैंने ये अभी-अभी किया, इसे काटना नहीं बल्कि लव बाइट कहते हैं। कहते हुए अबीर एक बार फिर से देवांशी के नेक पर बाइट कर उस जगह पर अपने होंठ रब करने लगता है। अबीर के इस तरह करने पर देवांशी को गुदगुदी हो रही थी, साथ ही उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग फील हो रहा था। देवांशी अबीर का चेहरा अपनी गर्दन से निकाल कर मिरर में अपनी नेक को देखती है, जिस पर अबीर के बाइट करने के निशान थे, जो लाल पड़ गया था। देवांशी अबीर को घूरते हुए कहती है, "ये आपने क्या किया? अब मैं नीचे कैसे जाऊँगी?" देवांशी को छेड़ते हुए कहता है, "ये तुम्हारी परेशानी है, ये मुझे इग्नोर करने की पनिशमेंट है। अब तुम देखो तुम इसका क्या करती हो।" कहते हुए अबीर अपने कंधों को उचका देता है। देवांशी अपनी रोनी सी शक्ल बनाकर कहती है, "लेकिन ये तो चीटिंग है। आप ऐसा नहीं कर से सकते।" लेकिन अबीर कोई जवाब नहीं देता और रूम से बाहर निकल जाता है। अबीर के जाने के बाद देवांशी बहुत देर तक कमरे में ही टेंशन में इधर-उधर चक्कर लगाती रहती है, लेकिन वो अब दिन भर तो कमरे में रह नहीं सकती थी। इसीलिए वो अब हिम्मत करके रूम से बाहर निकलती है। रूम से बाहर निकलते ही देवांशी को सबसे पहले गौरी मिलती है। गौरी भी नीचे ही ब्रेकफास्ट के लिए जा रही थी। देवांशी की बुरी किस्मत, गौरी की सबसे पहली नज़र देवांशी की गर्दन पर बने लव बाइट के निशान पर जाती है। देवांशी दी, आपकी गर्दन पर ये लाल निशान कैसा है? गौरी देवांशी से सवाल करती है। अब देवांशी इस निशान की असली वजह तो गौरी को नहीं बता सकती थी, इसीलिए वो झूठ बोलते हुए कहती है, ये निशान तो वहाँ मुझे मच्छर ने काट लिया था। लेकिन देवांशी दी, हमने तो इतने दिनों में एक भी मच्छर नहीं देखा, फिर आपको मच्छर ने कैसे काट लिया? गौरी अपना दिमाग लगाते हुए कहती है, नहीं गौरी, तुम्हें नहीं पता, लेकिन मच्छर है। चलो तुम इन सब बातों को छोड़ो और नीचे चलते हैं। सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। कहते हुए देवांशी गौरी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ नीचे ले जाते हुए कहती है। नीचे सभी पहले से ही मौजूद थे। देवांशी और गौरी भी आकर सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर अपनी-अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। मेड सभी को खाना सर्व करती है। सभी एक साथ खाना खाने लगते हैं। इस बीच देवांशी बार-बार अपनी चोर नज़रों से अबीर को ही देख रही थी, जिसे अबीर भी महसूस कर सकता था। साथ ही अबीर को देवांशी की इस क्यूट हरकत पर हँसी भी आ रही थी। गौरी भी खाना खाते हुए सुबह शंकर की कही हुई बातों को ही याद कर रही थी। शंकर का ये कहना कि वो सिर्फ उसकी है, गौरी को ये सोचकर ही बहुत अजीब फील हो रहा था। गौरी धीरे से अपना सर उठाकर अपने सामने बैठे शंकर को देखती है। इस बीच शंकर भी गौरी को ही देख रहा था। गौरी को अपने आप को देखता पाकर शंकर अपनी एक आंख ब्लिंक कर देता है। शंकर की अचानक इस हरकत पर गौरी हड़बड़ा जाती है। गौरी अपना सर नीचे कर जल्दी-जल्दी खाना खाने लगती है। ब्रेकफास्ट करते हुए दादी की नज़र भी देवांशी की गर्दन पर बने उस लाल निशान पर जाती है। दादी चिंता करते हुए पूछती है, देवांशी ये तुम्हारी गर्दन पर क्या हुआ? दादी का सवाल सुनते ही देवांशी जो शांति से ब्रेकफास्ट कर रही थी, अचानक से उसे खांसी आ जाती है। अबीर पानी का गिलास देवांशी के आगे कर उसकी बैक को रब करने लगता है, जिससे देवांशी भी अब थोड़ा शांत हो जाती है। लेकिन अब तक सभी की नज़र देवांशी की गर्दन के उस लाल निशान पर आ गई थी। गौरी जल्दी से कहती है, दादी वो देवांशी दी को मच्छर ने काट लिया था, जिस वजह से वो निशान बन गया। गौरी की बात सुन दादी सोचते हुए कहती है, लेकिन घर में तो मच्छर है ही नहीं। आयशा बीच में कहती है, दादी मुझे क्या लगता है शायद वो कोई कीड़ा होगा। कहते हुए आयशा की नजरें अभीर पर थी, जिनका मतलब अभीर अच्छे से समझ रहा था। रियांश कहता है, लगता है वो कीड़ा मच्छर जो भी था बहुत बड़ा था, तभी तो कितना बड़ा निशान है। रियांश भाई, मुझे तो ये किसी मच्छर का काम नहीं लग रहा है, लगता है जरूर किसी ने ये जानबूझकर किया है। रुद्र भी रियांश का साथ देते हुए कहता है। शंकर भी हंसते हुए कहता है, अभी तुझे भाभी का ख्याल रखना चाहिए, देख उन्हें मच्छर ने कितनी बुरी तरह से काटा है। क्यों दादी, आप क्या कहती है? तू चुप कर, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, दादी हूँ मैं तेरी और मुझे अच्छी तरह मालूम है किस मच्छर का काम है। लगता है उस मच्छर को सबक सिखाने की ज़रूरत है। कहते हुए दादी घूर कर अबीर को देख रही थी।
दादी की बातें और उनकी अबीर पर नज़रों से अब सभी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगते हैं। सभी की इस तरह हँसने पर अब दीवानसी तो शर्म से कहीं गड़ जाना चाहती थी। अबीर अपनी भारी आवाज़ में कहता है, "हँसना बंद करो।" अबीर की इतनी भारी आवाज़ सुन सभी हँसना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी दादाजी खाना खाते हुए कहते हैं, "इन पर चिल्लाने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत।" दादाजी की बात सुन सभी एक बार फिर से हँसने लगते हैं। इसी तरह हँसी-मज़ाक करते हुए सभी अपना ब्रेकफ़ास्ट फ़िनिश करते हैं। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अबीर अपनी चेयर से खड़ा होता है और दादा-दादी को बाय बोल वहाँ से अपने ऑफ़िस के लिए जाने लगता है। रुद्र, रियांश और शंकर भी दादा-दादी और बाकी सभी को ग्रीट कर अबीर के साथ जाने लगते हैं। अबीर और बाकी सभी अपनी-अपनी कार्स में बैठ ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं। अबीर का ऑफ़िस। अबीर अपने ऑफ़िस में अपनी किंग साइड चेयर पर बैठा हुआ था। शंकर, रुद्र और रियांश भी अबीर के सामने वाली चेयर पर बैठे थे। अबीर रियांश को देखते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहता है, "क्या अपडेट है?" रियान ज़बीर की इतनी भारी आवाज़ सुन अपना सरनामे हिलाते हुए अपने मन में कहता, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये खड़ूस का खड़ूस ही रहेगा। फिर एक गहरी सांस लेकर कहता है, हमारे सभी रिसोर्स से पता चला है कि भाभी सबसे पहले मुंबई ट्रेन से आई थी, उसके बाद वो उस धनराज के चंगुल में फंस गई थी। हमने उस ट्रेन के बारे में पता किया है जिसे भाभी मुंबई आई, लेकिन वो ट्रेन कई शहरों से होकर निकलती है, तो ये पता लगाना मुश्किल है भाभी कहाँ से उस ट्रेन में बैठी थी। अबीर अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, जल्दी से सब कुछ मालूम करके मुझे इन्फॉर्म करो, मैं जल्द से जल्द दीवानसी का सारा पास्ट जानना चाहता हूँ। रुद्र कुछ सोचते हुए कहता है, भाई हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों ना आप भाभी से ही उनके बारे में सब कुछ पूछ लेते हैं। शंकर भी कहता है, हाँ अभी वैसे रुद्र की बात भी ठीक है, तो भाभी से कुछ सब कुछ क्यों नहीं पूछता? क्या कोई प्रॉब्लम है? उन दोनों की बात सुन अभीर उन्हें देखता है, फिर वो अपना सर अरेस्ट से टिकाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की होगी? मैं जब भी दीवानसी से उसके पास्ट या उसके बारे में कुछ पूछता हूँ तो वो एकदम खामोश हो जाती है और कई बार वो पैनिक करने लगती है, जैसे वो उन यादों को याद ही नहीं करना चाहती। वो बस कभी-कभी गलती से अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बता देती है, लेकिन ज़्यादा पूछने पर वो पैनिक करने लगती है और मैं नहीं चाहता कि अब उसे कोई भी तकलीफ हो। मैं वो सारी वजह ख़त्म कर दूँगा जिनकी वजह से दीवानसी की आँखों में आँसू आएँगे। ये सब कहते हुए अबीर की आँखों में एक जुनून था, जैसे वो हर पर्सन को तबाह कर देगा जो कभी दीवानसी की आँखों में आँसू की वजह होगा। थोड़े समय और यूँ ही बात करने के बाद सभी अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। सिर्फ रेयांश ही अबीर की केबिन में रुकता है। अबीर रेयांश के चेहरे को देखते हुए समझ जाता है कि वो कुछ पूछना चाहता है, इसीलिए अबीर रेयांश से कहता है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अबीर, क्या तू भाभी से प्यार करता है? रेयांश के सवाल पर अबीर एक नज़र रेयांश के चेहरे को देखता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। अबीर को शांत देख रेयांश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और मुस्कुराते हुए अबीर को केबिन में अकेला छोड़ चला जाता है। चाहे अबीर ने रेयांश को उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था, लेकिन अबीर ने हमेशा की तरह मना भी नहीं किया था। जो बात ही रेयांश के लिए काफ़ी थी। वो अब धीरे-धीरे दीवानसी को अपना रहा था, उसकी केयर कर रहा था। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट लैंड होती है और उसमें से एक लड़की जिसने बहुत छोटी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई थी, वो बाहर आती है। ये लड़की कोई और नहीं प्रीति वालिया थी। प्रीति एयरपोर्ट से बाहर आती है। प्रीति पूरे मुंबई शहर को देखते हुए कहती है, मुंबई, प्रीति इज़ कमिंग, नाउ गेट रेडी। उसके बाद प्रीति एक टैक्सी रोक कर उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाती है। ओबराय इंडस्ट्रीज़ के बाहर आकर एक कार रुकती है और उसमें से देवांशी, आयशा और गौरी बाहर निकलते हैं। अपने सामने इतनी बड़ी बिल्डिंग को देख गौरी की तो आँखें ही खोली की खोली रह गई थी। गौरी का भी सेम देवांशी की तरह एक रिएक्शन था। जैसे देवांशी पहली बार पूरी बिल्डिंग को गौर से देख रही थी, ठीक उसी तरह गौरी भी बड़ी गौर से पूरी बिल्डिंग को देख रही थी। आयशा, देवांशी और गौरी पार्किंग में ही बनी प्राइवेट लिफ्ट से सीधा टॉप फ्लोर पर जाती है। देवांशी और आयशा गौरी को रेयांश की केबिन में छोड़ खुद अभीर और रुद्र की केबिन की तरफ चली जाती है। अभीर जो अपने केबिन में ज़रूरी काम कर रहा था, उसकी केबिन का दरवाज़ा धीरे से खोलता है। एक छोटा सा सर केबिन के दरवाजे के भीतर से एंटर करता है। दो बड़ी बड़ी आंखें पूरे केबिन को देखती है। ये कोई और नहीं, दीपांशी ही थी। दीवानसी की नज़र जैसे ही अपने सामने चेयर पर बैठे अभीर पर जाती है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। अभीर को भी महसूस हो जाता है किसी ने केबिन का दरवाज़ा ओपन किया है, लेकिन वो जैसे ही दीवानसी के छोटे से सर को केबिन में झांकते हुए देखता है, अभीर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अभीर वापस से अपने लैपटॉप में देखने लगता है, जैसे उसने दीवानसी को नोटिस ही नहीं किया। दीवानसी धीरे धीरे दीवार के सहारे से चलकर अभीर के पीछे आ जाती है। वो जैसे ही अभीर को डराने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, तभी अबीर अपनी चेयर को पीछे घुमा दीवानसी का हाथ पकड़ उसे अपनी गोद में खींच लेता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि दीवानसी कुछ समझ ही नहीं पाई। जब तक वो अपने सेंस में आई तब तक दीवानसी अबीर की गोद में थी। अबीर दीवानसी को घूरते हुए कहता है, ये क्या हरकत थी? दीवानसी अपनी आंखों को इधर उधर करके हकलाते हुए कहती है,
कौन सी हरकत? मैंने तो कुछ नहीं किया। अभी देवांशी के चिन को अपने इंडेक्स फिंगर से ऊपर उठाते हुए देवांशी की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम दिन ब दिन बच्ची बनती जा रही हो? हमेशा इधर उधर फुदकती रहती हो, बिल्कुल किसी मोंकी की तरह। अभीर की बात सुन देवांशी अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, आपने मुझे बंदर कहा? आपको क्या मैं बंदर लगती हूँ? नहीं, मुझे तुम मंकी नहीं लगती, बल्कि मुझे तुम एक लिटिल मंकी लगती हो। कहते हुए अभीर जोर जोर से हंसने लगा। अभीर की हंसी देख देवांशी कुछ पल तो अभीर की हंसी में ही खो गई। अभीर को यूं इस तरह खोलकर हंसते हुए बहुत प्यारा लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में अभीर क्यों हंस रहा था ये रियलाइज कर देवांशी गुस्सा हो गई। वो अभीर के सीने पर अपने छोटे छोटे हाथों की मुठ्ठियां बनाकर मारते हुए बोली, आपने मुझे फिर से बंदर कहा? आपकी हिम्मत कैसे हुई? अभीर जिसे देवांशी के मुक्के से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो देवांशी के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ हंसते हुए कहता है, देखो मैं बिल्कुल सही था। अब तो तुमने पंजा भी मारना शुरू कर दिया है, मेरी वाइल्ड मंकी। अभीर की बात सुन देवांशी अपना मुंह फुला लेती है। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।